लोगों में चूंकि अंधविश्वास की जड़ें काफ़ी गहरी हैं, तो उसकी वजह से इस तरह के चालाक लोग जो फ़ायदा उठाते हैं उनके कम जानकारी का और उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होने का। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा देते हैं जो उसमें सारी जानकारी देते हैं सामने वाले के बारे में। ये सब इनके तरीके होते हैं, उन तरीक़ों का कोई बहुत ऐसे मतलब चमत्कारी तरीके नहीं है, बड़े साधारण तरीके होते हैं। और जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं वो 2 ही मिनट में इनका भंडाफोड़ कर देते हैं कि ये किस तरीके से नामों की जानकारी हासिल करते हैं या उस विशेष व्यक्ति के बारे में किस तरीके से जानकारी हासिल करते हैं। तो किसी एक आदमी को ठगना ये चालाकी भरा काम है और इसका खुलासा करना कोई बड़ा काम नहीं है, और ये लोगों के खुलासे होते रहते हैं। लेकिन वकील साहब, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हर सप्ताह लाखों लोग पहुंच रहे हैं। वहां पर देवेंद्र फडणवीस चले जाते हैं, नितिन गडकरी चले जाते हैं, बीजेपी के बहुत सारे नेता चले जाते हैं। इनका इतिहास रहा कि जिन भी बाबाओं की फॉलोइंग ज़्यादा होती है ये उनके यहाँ हाजिरी लगाते हैं। राम रहीम के यहाँ भी हाजिरी लगाई थी, पीछे पैरोल दिलाई तो इसी मकसद से दिलाई थी कि चुनाव में इनको फ़ायदा हो जाए। तो इनका तो ये है कि जिस बाबा के दरबार में ज़्यादा लोग, आसाराम के यहाँ बहुत लोग हाजिरी लगाते थे, मुरारी बापू के यहाँ भी हाजिरी लगाते थे। तो ये तो पॉलिटिशियन जो भी हैं, जो लालची पॉलिटिशियन हैं, जिनको इस बात से मतलब नहीं है कि लोगों के अंधविश्वास को कम किया जाए, क्योंकि ये उनकी लेजिटिमाइज करते हैं, यानी कि अंधविश्वास को ये उसको वेरीफाई करते हैं और अंधविश्वास को ये जो मान्यता देते हैं। और इस बात को जो समाज के भीतर इनके जाने से फैलती है कि भाई देखो ये मंत्री जा रहा, इसका मतलब तो ये बहुत बड़ा आदमी है। तो वो बाबा को और उससे ताकत मिलती है और वो बाबा समाज के और बड़े तबके को बहकाने में, धूर्तता करने में, उनको ठगने में और बड़ा काम उसका ठगी का करता है। देखिए, मोदी और आरएसएस परिवार, भाजपा और भाजपा का जो संगठन है, भाजपा जिसका संगठन है, संघ परिवार, इनका कभी भी आस्था ना तो साइंटिफिक टेम्परामेंट में रही, ना धर्मनिरपेक्षता में रही, ना भारत के संविधान में रही। इनकी जो आस्थाएं हैं वो अलग हैं। हमारा मानना ये रहा हमेशा से, आज़ादी के आंदोलन में भी सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत को भारत देश बनने में बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत लंबी लड़ाई इसकी चली। फिर जो है बाबा साहब सहित तमाम लोगों ने इस देश के संविधान की रचना की और संविधान में जो 3-4 बुनियादी सिद्धांत हैं उनको अपनाया गया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और इस बात को पूरे देश ने संविधान को अंगीकृत किया। तो गणतंत्र दिवस इसी बात के लिए मनाया जाता है कि हजारों साल बाद भारत में एक डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, एक कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिद्धांत हैं वो किसी भी धर्म की किताब से ऊपर हैं, और धर्म की कई किताबें ऐसी विवादित हैं जिनमें ऊंच नीच की बातें कही गई हैं। मसलन मनुस्मृति में बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं कि शुद्ध वर्ण व्यवस्था की जो बात है, हिंदू धर्म ग्रंथ जो हैं वो भरे पड़े हैं कि ये वर्ण ये है, ये वर्ण ये है। इवन जो रामचरितमानस में भी वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो हम इस वर्ण व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ हैं। किसी भी धर्म किसी की व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि कोई उस धर्म की किताब को लेकर समाज में ऊंच नीच की भावना फैलाए तो वो संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी कार्य हमारी नज़र से करता है। और जो भी कोई आदमी किसी भी धर्म ग्रंथ का हवाला लेकर के ऊंच नीच की बात करता तो वो हमारी नज़र में वो ठीक आदमी नहीं है, वो संविधान विरोधी आदमी है। धीरेन्द्र शास्त्री जो भी हमारे यहाँ इस तरह के लोग हैं ना, जो चमत्कारी होने का दावा करते हैं या भविष्य बताने का दावा करते हैं, तो ये तो अंधविश्वास है। और हमारे संविधान में, संविधान की धारा 51A ये स्पेशल जोड़ी गई थी नेहरू जी के ज़माने में कि भाई हमें भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना है। एक कार्यकर्ता हुए महाराष्ट्र में, नरेंद्र दाभोलकर, उन्होंने एक अंध निवारण को लेकर के, अंधश्रद्धा निवारण को लेकर के काफ़ी काम किया था और इसी चक्कर में उनकी हत्या भी करा दी गई थी। लेकिन फिर महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में एक कानून भी, अंध निवारण कानून जो है पास किया था। और उनके लोग भी देश भर में जा करके इस तरह के जो बाबा हैं, जो ढोंगी हैं, उनका भंडाफोड़ करते हैं और उनके चमत्कारों, तथाकथित चमत्कारों को जो लोगों के सामने खुलासा करते हैं। लेकिन सर, जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है समाज में, देश में। उस मीडिया के जो मिनिस्ट्री मीडिया के पत्रकार हैं वो भी वहाँ नतमस्तक हो रहे हैं बाबा के यहाँ जा करके। मीडिया तो बचा ही नहीं। अब जो यूट्यूब चैनल हैं, आप जैसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो वास्तव में दिल से पत्रकारिता करते हैं, संघर्ष करते हैं, बहुत सारे पत्रकार देश में ऐसे हैं। कप्पन का उदाहरण तो आपने देखा ही है
कि वो कवरेज के लिए जा रहे थे हाथरस में, पकड़ लिए गए, यूएपीए में बंद कर लिए गए। तो पत्रकार, जो अच्छे पत्रकार हैं, उन पर गाज गिरी है और उनके लिए स्कोप हिंदुस्तान में कम हुआ है। प्रेस की आज़ादी के बिना लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता और प्रेस की आज़ादी आज हिंदुस्तान में खतरे में है। और अच्छे पत्रकार जो इसी वजह से, बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो डरा दिए गए हैं या जेल में बंद कर दिए गए हैं। तो अब मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं, तो वो आपने अभी देखा एनडीटीवी की खरीद हुई, उसको एक बड़े जो पूंजीपति हैं उन्होंने खरीद लिया इसी मकसद से कि भाई ये जो आवाज़ उससे आती थी ठीक तरीके से लोगों की, वो ना आए। तो मैं नहीं समझता कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अब कोई बात दम बचा है। मेन स्ट्रीम मीडिया भोंपू है सरकार का और उस डिस्पेंसेशन का, उन लोगों का जो रूलिंग क्लास है। लेकिन आईएएस पीसीएस जो है अधिकारी भी जा रहे हैं वहाँ पर अपना जो भविष्य दिखवा रहे हैं उससे। आईएएस पीसीएस तो हमेशा से रीडबीन रहे हैं हिंदुस्तान में, और आईएएस पीसीएस तो बहुत कम संख्या में ऐसे हैं जो अपनी दिल की आवाज़ सुनते हैं। अब चूंकि वो तो मातहत कर्मचारी होते हैं, तो पॉलिटिशियन को ही मैं इसमें ज़्यादा दोषी मानता हूँ। और एक उनकी जहनीत जो आईएएस पीसीएस की हमेशा से एक शासक वर्ग वाली जहनीत रही है, तो वो जहनीत भी है। और दूसरा, बहुत सारे आईएएस पीसीएस बहुत सारी पढ़ाई करने के बावजूद उनमें भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है। वास्तव में साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है। हमारे बहुत सारे राजनेताओं में भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है। हाँ, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी और बीजेपी के लोग जानबूझ करके भी अंधविश्वास को फैलाते हैं जिससे कि उसका वो राजनीतिक फ़ायदा उठा सके। लेकिन वकील साहब, धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बहुत बड़ी बात बोली है अपने दरबार में कि आप मुझे समर्थन करो, मैं तुमको हिंदू धर्म को मजबूत करके दूंगा। देखो, हिंदू धर्म के ठेकेदार हर गली मोहल्ले में खड़े हैं, और हिंदुस्तान केवल ये नहीं है कि हिंदू धर्म कहने से हिंदुस्तान बनेगा। हिंदुस्तान बनेगा हिंदुस्तानियों से, और हिंदुस्तानियों में आदिवासी भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, और उनको, पिछड़ों को, दलितों को आज भी हिंदू धर्म में बहुत सारे अधिकारों से हिंदू धर्म की किताबों में वंचित रखा गया। आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी है। आरक्षण की व्यवस्था आप देख रहे हो कि इस मकसद से लाई गई थी कि पिछड़े और दलित तबके जो नौकरियों में आएंगे, साधनों में, सत्ता में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ी। जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। अभी भी किसी न किसी बहाने से उनके हक मारे जा रहे हैं, और आज भी वो लड़ाई जारी है। यहाँ तक कि जो जनगणना होनी थी, जातिगत जनगणना, उसे जानबूझ करके सरकार नहीं करा रही, क्योंकि जातिगत जनगणना होने से पता चलेगा कि 60% पिछड़े देश में हैं, तो 60% आरक्षण उनको पॉपुलेशन के अनुपात में चाहिए। तो ये चीज़ें जो साजिशन की जा रही हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो अपने निजी स्वार्थ के लिए सामाजिक न्याय के एजेंडे को पीछे करना चाहते हैं, और इसलिए इस तरह की बातें हिंदुस्तान में होती हैं। लेकिन सर, जिस तरह से ये दरबार लगा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, लोग कह रहे हैं कि देखिए कितना अच्छा बाबा आया है, हिंदू धर्म को मजबूत कर रहा है, करोड़ों लोग जुड़ते जा रहे हैं उनके साथ में। देखो, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को या इस्लाम को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान में आवश्यकता भारत में जो संविधान है और संविधान के मूल्य हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी तभी कायम रहेगी जब संविधान जो है मजबूत होगा, क्योंकि किसी भी धर्म की किताब में डेमोक्रेसी की बात नहीं है, और जहाँ डेमोक्रेसी की बात नहीं है वहाँ संविधान की बात नहीं है। तो मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि किसी धर्म के बारे में कोई बात की जाए। यदि हमें बात करनी है तो हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में बात करें, हिंदुस्तान के संविधान के बारे में बात करें, और हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर जो खतरे हैं उनके बारे में बात करें, और संविधान के जो मूल्य हैं उनको बनाए रखने के ऊपर हम बात करें, प्रेस की आज़ादी के ऊपर हम बात करें। अभी आप देख रहे होंगे BBC की जो रिपोर्ट आई है वो कालिक है। वो बताती है कि हिंदुस्तान में 2002 के दंगों में किस तरीके से एक जो पुलिस खड़ी है और पुलिस के सामने लूट हो रही है, पुलिस के सामने हत्या हो रही है। तो ये कलई खोलती है इस बात की। और ये जो राजधर्म होता है कि जो सत्ता में है, जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, उसका एक कर्तव्य है, और संविधान की शपथ खा करके वो जो इस पद पर आता है, और उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने नागरिकों की, उनके जान की और उनके माल की सुरक्षा करे। लेकिन आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो उसमें साफ साफ दिखता है कि उन्होंने अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया।
तो ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति हिंदुस्तान में पनपी है, जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, जो धर्म आधारित राजनीति है। हम इसकी खिलाफत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, इसकी भत्सना करते हैं, और इस तरह के ठग और बाबाओं को जो इनकी पोल खोल करके इनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये भारत में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। देखो, जहाँ भी लोग समझदार, नागपुर ऐसी जगह नहीं है, नागपुर भी बड़ा महानगर है, नागपुर में सब तरह के लोग हैं, IT का भी वो सेंटर है, इंडस्ट्री का भी वो सेंटर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ संघ का कार्यालय है तो वहाँ हिंदू ही लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। महाराष्ट्र पहले से बड़ा प्रोग्रेसिव मूवमेंट, महाराष्ट्र में सबसे पहला मूवमेंट दलितों का महाराष्ट्र में ही था। बाबा साहब की राजनीति भी महाराष्ट्र से ही शुरू हुई थी। तो महाराष्ट्र के लोग, ऐसा नहीं है, यूपी से भी ज़्यादा जागरूक लोग महाराष्ट्र में हैं, और यदि उन्हें इस तरह के साथ हुआ तो मेरे लिए कोई अचरज की बात नहीं है कि वहाँ से उन्हें भगा दिया गया। वहाँ के लोग काफ़ी जागरूक भी हैं। बिल्कुल, ये मकसद ये है भाई, आप बाबाओं को देखो ना, ये पिछले 20 साल, बल्कि मैं कहूँगा 25 साल, जब से निजी चैनलों की बाढ़ आई है, तो उसमें बहुत सारे चैनल तो इसी तरह के प्रवचन से, बकवास से भरे होते हैं, जो पूरे दिन इसी बात को बोलते रहते हैं, ये वो और ये वो। उनमें बहुत सारे बाबाओं के भंडा फोड़ होते हुए आपने देखे भी हैं। कई बाबा, रामपाल जेल गए, राम रहीम जेल गए, आसाराम जेल गए, और बहुत गंभीर मर्डर के और बलात्कार के अपराधों में ये लोग जेल में चिन्मयानंद फरार है सर। हाँ, चिन्मयानंद फरार हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। ये तो बाबाओं का तो मतलब, इनका तो क्या बताएं, मेरा तो बाबा तो सदन में भी पहुंच गए सर, संसद में पहुंच गए, क्योंकि लोगों के अंधविश्वास का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। और भारत में जो काम होना चाहिए था, नेहरू इस बात को समझते थे, और नेहरू चूँकि बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति थे, उन्होंने शुरू से ही, बाबा साहब और नेहरू जी ने इस बात का ख्याल रखा कि भारत में लार्जर जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी का बड़ा हिस्सा है, उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है और लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी है। तो इन चीज़ों को इनकैलकुलेट करना चाहिए था। जैसे फ्रांस में आज भी जो है पाठ्यक्रम में डेमोक्रेसी पढ़ाई जाती है, छोटे बच्चों को डेमोक्रेसी घोट घोट के पढ़ाई जाती है, और यही वजह है कि फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, वहाँ आप एक भी कदम उठा के यदि आप देखें कोई तानाशाही की तरफ, तो लोग तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि हमारे यहाँ कई तानाशाही पूर्ण कदमों को लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारी जागरूकता की कमी है। हम जो अंधविश्वास का जो पोषण करते हैं, तो उसी का फ़ायदा शासक वर्ग उठाता है। ये हमारी जनता की कमजोरी है, और ये कमजोरी यदि हम दूर कर लें तो हिंदुस्तान का जो वंचित तबका वो आगे बढ़ सकता है, उसकी तरक्की हो सकती है।